नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखिए चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है विक्रम, इतिहास रचने के करीब है अपना यान। अंतिम डी बूस्टिंग के साथ चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा है चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल। और 23 अगस्त को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे बजकर 4 मिनट पर चंद्रमा पर उतारने की तैयारी है। अभी भी बने इतिहास के साक्षी आप भी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आप भी साक्षी बन सकते हैं। इसरो ने कहा है कि इस घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम 5:27 शुरू किया जाएगा। और इसरो की वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक पेज के साथ ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी प्रसारण होगा। और आप देखिए चंद्रमा की दौड़ से बाहर हुआ रूस का लूना 25 के क्रैश होने के साथ ही रूस चंद्रमा अभियान से बाहर हो गया है। और इससे संभावना बढ़ गई है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रयान पर उतरना था, लेकिन आप देखते हैं कि ये फेल हो चुका है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। 2008 में आप देखिए चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। खड़गे ने पुराने दिग्गजों पर नए चेहरों से सजाई कांग्रेस कार्यसमिति। प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट और शशि थरूर को पहली बार जगह मिली है। आप देखते हैं कि कांग्रेस की कार्यसमिति में। एक बात और आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पुरानी राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी 1 इंच जमीन चीन ने नहीं ली है, यह सच नहीं है। राहुल गांधी कह रहे पेंगोंग झील के पास कार्यक्रम में बोले चीन ने लद्दाखी चरवाहों की जमीन कब्जाई है। पिता पूर्व PM दिवंगत राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है राहुल गांधी ने। याद देखिए यहाँ की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है। अब आप सभी जानते हैं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ले इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो चाइना यहाँ कब्जा किए बैठा हुआ है और आप देखते हैं कि आगे बढ़ता आ रहा है। और कुछ समय पहले हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। जर्मनी के मंत्री ने सब्जी विक्रेता को UPI से किया भुगतान, देख लीजिए। जर्मनी के डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग भारत में डिजिटल पेमेंट ऐप यानी कि UPI से खासे प्रभावित देखे गए हैं। नीट UG के लिए महाराष्ट्र बोर्ड से आए सबसे ज्यादा आवेदन। पिछले साल 5 साल में मेडिकल परीक्षा नीट UG के लिए विभिन्न राज्य बोर्डों में से सबसे अधिक आवेदन महाराष्ट्र से थे। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकों के मामले में कर्नाटक राज्य बोर्ड दूसरे स्थान पर है, जबकि उसके बाद तमिलनाडु उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इस साल नीट में आप देखते हैं कि 20.38 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। यह संख्या 2019 में 14.10 लाख थी। श्री प्रकाश श्रीवास्तव होंगे NGT के नए चेयरमैन। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन होंगे। केंद्र ने न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की NGT के चेयरमैन के रूप में आप देखिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनके नाम याद रखिएगा। और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ये आप देखते हैं कि बच्चे को मां चाची समेत जलाने का केस CBI के हवाले किया गया। या कुकी मैत्री, जो आप देखते हैं कि क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, दोनों में हिंसा फैली हुई है। कहाँ की बात हो रही है? ये मणिपुर की बात हो रही है। और CBI यानी कि आप देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को। मणिपुर देखना है तो इम्फाल इसकी राजधानी है, ये मणिपुर है आपका। और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी
म्यांमार से लगती है। और 1949 में इसे भारत में शामिल किया गया था। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। कीमतें थामने के लिए 2 लाख टन ब्याज और खरीदी गई हमारी सरकार। बफर स्टॉक 5 लाख टन करने का लक्ष्य है। निर्यात पर 40% कर लगाया है। और प्याज की खुदरा कीमत 19% बढ़कर 29.73 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संविदा की सेवा पेंशन अवधि का हिस्सा ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की है। और शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखा जाए। हिमाचल सरकार को नियमित किए गए संविदा कर्मचारियों को विकल्प अपनाने का मौका देने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये मामला क्या है? शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग में अनुबंध या फिर संविदा के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी में नियमित किया गया था। और कई की नियुक्ति पेंशन नियम 2004 बनने से पहले हुई थी, जिसमें पेंशन की पात्रता को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद वे नियमित हुए थे। कुछ पहले नियमित हो गए थे। कर्मचारियों ने मांग की थी कि नियमित होने के बाद पेंशन की गणना उनकी संविदा कर्मचारी के रूप में की गई सेवा अवधि को भी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेंशन में संविदा अवधि की पिछली सेवा को भी ध्यान में रखने का आदेश दिया है। और तब राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर आप लोग बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखिए, विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। 55,673 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली आप देखते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। एलजी ने 2-3 दिनों में सुंदरीकरण और निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। खुद नियमित कर रहे हैं निगरानी। केंद्र सरकार भी लगातार मांग रही है रिपोर्ट। ये G20 सम्मेलन की तैयारी हो रही है ना, और G20 की हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। और आप देखिए, इसमें सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेंगे। इस तरह के जो आप देखते हैं कि क्या है, जो संगठन है ना, उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि हर साल पूछे जाएंगे और जाते हैं। इसीलिए कहता भी हूं कि पुराने जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर उन्हें जरूर देख लिया करिएगा। वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नई दिल्ली में आप देखिए स्थित जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, कांग्रेस संसदीय दल के चेयरमैन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वनस्थली विद्यापीठ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धार्थ शास्त्री को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया है। और जन्मतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखते हैं कि 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से रविवार को इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के मौके पर 1992 में स्थापित यह पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है और किसी व्यक्ति या फिर संस्था को दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। फार्मा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति अंतिम चरण में है।
इस स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भारतीय उद्यमियों G20 देशों के मंत्रियों से कही ये बात। हमारे कौन स्वास्थ्य मंत्री साहब ने। भारत जन औषधि केंद्र मॉडल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इंडोनेशिया कह रहा है। देखिए, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर मेजर जनरल स्तरीय वार्ता जारी है। जोहानिसबर्ग में मोदी चिनफिंग मुलाकात से पहले इसे माना जा रहा है बेहद अहम। दोनों देश अब तक कर चुके हैं कोर कमांडर स्तर की 19 दौर की वार्ता। अब आप देखिए, डॉन से होगी मनरेगा के कामों की निगरानी। ये आप देखिए, भ्रष्टाचार की शिकायतों को निपटाने में मददगार होंगे डॉन। और आप देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके तैयारी का मानक संचालन किया। और देखिए, मनरेगा की अगर हम लोग बात करें तो आप सकते हैं कि मनरेगा कार्ड सुना होगा गांव की तरफ आपने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की बात हो रही है। पहले ये थे नरेगा कहते थे आप लोग, इसी का नाम बदल कर आप देखते हैं मनरेगा कर दिया गया था। 2006 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, रोजगार मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। उज्बेकिस्तान ने भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए शुरू की हेल्पलाइन नंबर, ये आप देख सकते हैं 180012329331। आप लोग देखेंगे, वेबसाइट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंग्रेजों के प्रभुत्व का आभास कराने का नियम खत्म करेगी योगी सरकार। आप देखते हैं, ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम 1933 की नियमावली को में संशोधन करेगी और गुलामी की मानसिकता का एहसास कराने वाले नियम से निजात के लिए सरकार नई व्यवस्था करने जा रही है। और अब इस कानून के तहत पंजीकरण कराने वाले पार्टनरशिप फार्म सरकार की अनुमति के बिना अपने नाम में क्राउन, एम्पायर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के समय जो कानून बनाए हुए थे उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए थे। और ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। ठीक है, विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। देखिए 46,643, रेल विभाग में 10,580, बैंकिंग में 8,129, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में 4,710। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जारी की है 2022 की रिपोर्ट। कर्मचारियों के खिलाफ पिछले साल 1,15,203 शिकायतें मिली हैं। CBC की बात हो रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है, इसके बारे में भी बता देता हूं। CBC के बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण की बाधा दूर, वन्यजीवों का आवागमन प्रभावित किए बिना निर्माण कराए जाने पर सहमति। गृह मंत्रालय और वन्यजीव संस्थान की बैठक में तय हुआ है नया रूप। एक तरह से नेपाल देखें तो यही नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हैं और आप देखते हैं कि जो कांग्रेस की कार्य समिति गठित हुई उसमें आप देखते हैं कि ये सब लोगों को शामिल किया गया ना, तो वही बातें हो रही। ये आप देखिए, बस मानसून का मौसम है तो जो आप देखते हैं कि बाढ़ आ रही है, तूफान सा आ रहा है। अपराध रोकने के लिए यूपी पुलिस ले रही है पंचांग का सहारा। और आप देखिए, DGP की माने तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के एक सप्ताह पहले और बाद में चोरी की घटनाएं होती। अधिक प्रदेश भर में अधिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद DGP ने पुलिस आयुक्तों और कप्तानों का निर्देश दिया है। हिंदू कैलेंडर में क्या होता है कृष्ण पक्ष? हिंदू शास्त्र में तिथि दिनांक का विशेष महत्व है। पंचांग को हिंदू कैलेंडर माना जाता है। दैनिक पंचांग में एक विशेष दिन का और मासिक पंचांग में पूरे महीने का विवरण दिया जाता है। हिंदू पंचांग में एक महीने को 30 दिनों में विभाजित किया जाता है और इन 30 दिनों को फिर 2 पक्षों में बांटा जाता है। 15 दिनों के एक पक्ष को कृष्ण पक्ष और शेष 15 दिनों को शुक्ल पक्ष माना जाता है। और आप देखिए, कृष्ण पक्ष
पूर्णिमा और अमावस्या के बीच के भाग को कहते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है, जो अमावस्या के दिन तक 15 दिनों तक चलती है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के घटते चरण को इसकी वजह बताया गया है। जैसे जैसे आप देखिए पूर्णिमा के बाद दिन बढ़ता है तो चंद्रमा की रोशनी कमजोर होने लगती है। चंद्रमा के आकार और प्रकाश के कम होने के साथ ही रातें काली पड़ने लगती हैं, और इस कारण भी कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना जाता है। शहर बसाने से पहले पता चलेगा सड़क पर कितना होगा यातायात। CRRI ने विकसित किया नया मैनुअल, योजनाओं के लिए यातायात प्रबंधन होगा आसान। ये आप देखते हैं। दंड बनाम त्वरित न्याय। ये भारत में आप देखते हैं कि न्यायिक सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है, और विशेषकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया में। ब्रिटिश काल में मैकाले ने जिन आपराधिक कानूनों का प्रतिपादन किया उनमें न्याय के बजाय दंड पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, और स्वाधीनता के बाद कुछ बदलाव किए गए, लेकिन वे भारतीय परिवेश और जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त साबित हुए। अब मोदी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए विधेयक प्रस्तुत किए, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था को नए परिप्रेक्ष्य में देखने के साथ जल्द न्याय दिलाने वाले माने जा रहे हैं। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेंगे। ये अपराध के तरीकों से निपटने में सक्षम होने के साथ डिजिटल साक्ष्यों और जांच के नए मापदंडों से न्यायिक व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे। उन्मादी भीड़ की हिंसा और पहचान छिपाकर व्यवहार करने के बढ़ते मामले से निपटने की न्यायिक व्यवस्था को सक्षम बनाना जनता के विश्वास से जुड़ी बात थी। अदालतों में लंबित कानूनी मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई। ऐसे में यह समझना बड़ा मुद्दा है कि नए विधेयक त्वरित न्याय में कितने कारगर साबित होंगे। ये आप लोगों को और एक बात बता दूं कि देखिए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे। अब हमारी आज़ाद हो चुके हम, तो हमें अपने हिसाब से मुकदमों के बोझ से दबी अदालतें। भारत की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। नेशनल ज्यूडिशल डाटा ग्रेड के आंकड़े 17 अगस्त 2023 तक कह रहे हैं कि जिला और तालुका अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तक 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें आपराधिक मामलों की संख्या बहुत है, और ये आप लोग समझ सकते हैं। जिला एवं तालुका मामलों की स्थिति, कुल लंबित मामले आप देखें तो कितने, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे 4,45,02,950 है। और आप देखिए सिविल केस 1,10,55,022 है। क्रिमिनल कोड 3,34,47,928 देखने को मिलेंगे। चलिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिले, मध्य प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में। और समय की मांग के अनुरूप ही केंद्र सरकार ने अहम कदम बढ़ाया, और इसे सही क्रियान्वयन की ओर गतिशील करना होगा। आमजन को कम समय में न्याय देने की सगल कल्पना को साकार करना होगा। और आप देखते हैं जितना लेट न्याय होता है उतना ही आप देखते हैं कि अन्याय माना जाता है, तो न्याय की अधिक आस नहीं है। आमजन को मिलेगी राहत। सरकार द्वारा पेश आपराधिक न्याय प्रक्रिया सुगम बनाने वाले विधेयकों में आमजन को राहत देने वाली बातों में जीरो और FIR जैसे बिंदु प्रमुख हैं। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पुलिस थाने में FIR कराई जा सकेगी, और नागरिक FIR भी दर्ज करा सकेंगे, जिस पर उसे 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। गिरफ्तारी के नए प्रावधान, छोटे अपराधी, दुर्बलता और 60 वर्ष से अधिक आयु के मामलों में गिरफ्तारी के नए प्रावधान होंगे। 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। शीघ्र न्याय दिलाने पर दिया गया विशेष ध्यान भी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। विचाराधीन कैदियों की रिहाई की बात की गई। डिजिटल न्याय प्रणाली से सुविधाओं की बात की गई। महिलाओं के हितों की बात की गई है। पुलिस की जवाबदेही तय करने की बात की गई, और नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख। ये समर ट्रायल की व्यवस्था की भी की जा रही है। यह भी प्रावधान किए गए पुलिस की को अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से गिरफ्तारी 60 से 90 दिन के भीतर, कभी भी 15 दिन की रिमांड मांगने का अधिकार होगा। जमानत के मामले में विचाराधीन कैदियों के अलावा कोई और राहत नहीं दी गई। और यदि
आरोप पत्र दाखिल किए जाने से 90 दिन के बाद तक आरोपित अनुपस्थित या फरार है तो अदालत बिना उसकी मौजूदगी की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। फोन, लैपटॉप, सरीखी डिजिटल डिवाइस जब्त की जा सकेंगी। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी साक्ष्य के तौर पर मान्य होंगे इसमें। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद करता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। चीनी महत्वाकांक्षा की निगरानी। ये आप देखिए, चीन एक बार फिर ताइवान को धमकाने की मुद्रा में है और उसकी ताजा बौखलाहट ताइवानी उपराष्ट्रपति विलियम लाई को लेकर बड़ी है। अपनी पराग्वे यात्रा के दौरान लाई ने अमेरिका में भी कुछ समय के लिए पड़ाव डाला और इससे चीन चिढ़ गया है। लाई ताइवान में अगले राष्ट्रपति के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। और आप देखिए, ताइवान की जब बात हो रही है ना, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा ताइपे इसकी राजधानी है। ये दक्षिण भी चीन सागर देखने को मिलेगा। इसे अपना हिस्सा मानता है चाइना, ठीक है। और आप देखते हैं, चीनी सेना ने लाई के अमेरिकी दौरे को ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों द्वारा विदेशी सहायता मांगना करार देते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चीनी सेना ने युद्ध की तैयारियों से जुड़ी धमकियां भी दी है और ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चीन की ओर से सैन्य गतिविधियां चलाना बहुत आम है। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि वास्तविकता यही है कि 1949 से ताइवान स्वतंत्र रूप से शासित रहा है। और इसके बावजूद आप देखिए, चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता और ताइवान के आसपास सामरिक चढ़ाई की मुद्रा में रहता है और उसके समर्थन में सुर मिलाने वाले देशों को भी धमकाता है। चीन और ताइवान के रिश्तों की तस्वीर बड़ी जटिल और बहुआयामी प्रकृति की है, जिसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहलू भी जुड़े हैं। छिटपुट सैन्य गतिविधियां तो इस टकराव में एक उदाहरण मात्र हैं, लेकिन दोनों के बीच यह भू राजनीतिक टकराव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ताइवान पर नियंत्रण की चीन की चाह के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा पहलू तो रणनीतिक महत्व है। चीन का मानना है कि ताइवान पर कब्जे के साथ वह अमेरिका की द्वीप श्रृंखला रणनीति को निष्प्रभावी कर देगा, क्योंकि ताइवान चीन और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच एक दीवार का काम करता है और यदि चीन ताइवान पर काबिज हो जाता है तो एशिया के प्रमुख सामुद्रिक मार्ग पर उसे बढ़त हासिल हो जाएगी और जिसका वह लाभ उठाएगा। एक पहलू आर्थिक हितों का भी है। ताइवान विश्व का सेमीकंडक्टर महाशक्ति है, ऐसे में उस पर नियंत्रण के साथ चीन का विश्व के कई प्रमुख उद्योगों पर वर्चस्व और अधिक बढ़ जाएगा। ताइवान के प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन की तुलना में 3 गुना अधिक है, जो उसकी समृद्धि को दर्शाता है। जाहिर है कि चीनी कंपनियों के लिए वहां अपार संभावनाएं होंगी। ताइवान को लेकर चीन की जिद का एक कारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। एक समय चीनी गणतंत्र का हिस्सा रहा ताइवान 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद स्वतंत्र हो गया था। चीन आज तक उसकी स्वतंत्र अस्तित्व को पचा नहीं पाया। यही कारण है कि उसे चीन का हिस्सा बनाना चीन कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रणनीति का प्रमुख हिस्सा है और स्वाभाविक है कि चीन में आंतरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसके गहरे निहितार्थ हैं। ताइवान पर चीन रह रहकर जिस प्रकार आंखें तरेरता रहता है, उससे एक प्रश्न यही खड़ा होता है कि चीनी हमले की स्थिति में क्या ताइवान अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताइवान ने अपनी सामरिक तैयारियां की हैं, लेकिन बाहरी मदद के बिना चीन का मुकाबला करने की उसकी क्षमता बहस का विषय है। चीनी मिसाइल, हवाई हमले और साइबर आक्रमण जैसे तत्कालिक खतरों से निपटने के लिए ताइवानी सेना ने मोर्चा तैयार किया है। वहीं ताइवान रिलेशंस एक्ट के जरिए अमेरिका ने ताइवान के सामूहिक आत्मरक्षा अधिकार को मान्यता दी है। हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ कोई परस्पर सामरिक समझौता तो नहीं किया है, लेकिन किसी बाहरी हमले की स्थिति में उसकी सहायता का प्रावधान किया हुआ है। और अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कुछ हालिया बयानों में भी ताइवान की रक्षा को लेकर सामूहिक हितों को ध्वनित किया है। ताइवान पर किसी हमले की स्थिति में भारत को भी विशेष रूप से चौकस रहना होगा। एक व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए भौगोलिक एवं समुद्रिक दोनों स्तरों पर निगाह रखना जरूरी है। इसके साथ ही आप देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर भारत प्रमुख देशों के साथ मिलकर शांति एवं स्थिरता के लिए प्रयास करे ताकि किसी एक तरफा चीनी आक्रामकता की आशंका को कमजोर किया जा सके। भारत के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर उभरने वाले परिदृश्य से निपटने की तैयारी करे। ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख खिलाड़ी है, खासतौर से उन्नत किस्म की चिप निर्माण का महारथी भी है। विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी TSMC के इस प्रमुख तकनीक के मामले में ताइवान को निर्णायक बढ़त दिलाती है। यदि ताइवान कोई चीनी हमला हुआ
तो विश्व में सेमीकंडक्टर आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। इससे कई क्षेत्रों की तमाम कंपनियां और विभिन्न उत्पादों का निर्माण प्रभावित होगा, क्योंकि आज विनिर्मित होने वाली वस्तुओं में व्यापक रूप से चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति बिगड़ने के गहन आर्थिक दुष्प्रभाव होंगे और इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है कि विश्व के प्रमुख देश ताइवान में चीन के किसी भी राजनीतिक एवं सैन्य दुस्साहस से निपटने के लिए एक सुविचारित रणनीति तैयार करें और इससे ताइवान पर एक तरफा कार्रवाई की चीनी सरहद पर अंकुश लगेगा। भारत भले ही मलक्का स्टेट के पूर्व में व्यापक सैन्य प्रभाव न बढ़ाए, लेकिन वह चीन की किसी समुद्रिक सैन्य आक्रामकताओं को रोकने में अपनी भू रणनीतिक स्थिति का लाभ अवश्य ले सकता है। जब विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती दी जा रही है, तब यह दुनिया भर के लोकतंत्रों का दायित्व हो रहा जाता है कि वे ताइवान की स्वायत्तता के समर्थन में एकजुट हो। ताइवान में समय के साथ जो लोकतंत्र सशक्त एवं परिपक्व हुआ है, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। ये देवरा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी है। ये लेखकों के निजी विचार हैं, उन्हीं के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। ये आदित्य सिन्हा है, ये विवेक देवरा है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता लाभ। ये भारत में विकास परियोजनाएं लगातार चलती रहती हैं, इनके सामाजिक प्रभाव भी पड़ते रहे हैं, मगर इन योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन उच्च कोटि की अकादमिक संस्थाओं द्वारा कम ही किया जाता है। हालांकि आप देखिए, अब यह स्थिति कुछ बदल रही है। पिछले साल केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, अन्य शोध संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थाओं ने गत 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित एवं लागू की गई विकास परियोजनाओं का अध्ययन किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीएम जनधन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, वन नेशन वन कार्ड आदि योजनाओं को शामिल किया गया। इन योजनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी हर हाल में अपने पास रखिए। इनसे हर साल क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह अध्ययन अब पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो रहा है। इसमें पिछले करीब एक दशक के दौरान भारत में हुए विकास एवं सामाजिक परिवर्तन का लेखा जोखा है और इस अध्ययन के अनुसार 2016 से 2023 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना ने अपने 71% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और इस अवधि में आप देखिए 202.07 करोड़ घर निर्मित किए गए। इस योजना में आवंटित कोष के उपयोग की दर भी संतोषजनक रही। इसके लिए निर्धारित बजट की 86% राशि योजना को लागू करने की प्रक्रिया में खर्च की गई है और इसमें आप देखिए अति उपेक्षित एवं जरूरतमंद लोगों के घर के सपने को पूरा किया गया है। वहीं उज्ज्वला योजना ने भारत की गरीबी एवं ग्रामीण महिलाओं को बड़े पैमाने पर चूल्हे के धुएं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों एवं कष्टों से बचाया और इससे उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया। ग्रामीण महिलाओं का चूल्हे चौकी में खर्च होने वाले समय को तो बचाए, इसमें उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दी गई है। कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में से अनेक ने पहली बार के बाद गैस सिलेंडर नहीं भरवाया और इसके लिए बढ़ती महंगाई को कारण बताया गया। नए अध्ययन में से जाहिर होता है कि कई लाभार्थियों द्वारा पहली बार के बाद गैस सिलेंडर न भरवाने के कारणों में महंगाई नहीं बल्कि अन्य परंपरागत विकल्पों की मौजूदगी है। इन 9 वर्षों में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खाद्य सुरक्षा की एक जरूरी एवं सफल योजना के रूप में आप देखिए सामने आई है। तकनीक के इस्तेमाल ने इस प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार, लीकेज यानी रिसाव को न्यूनतम स्तर पर तो ला ही दिया और लाभार्थियों को इसका लाभ लेने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों को भी खत्म कर दिया है। कोविड के समय में तो इस योजना ने लोगों की जीवन रेखा के रूप में काम किया है। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ने पीडीएस को जोड़कर प्रवासी श्रमिकों के लिए इसे ज़्यादा कारगर आसान बनाया गया है। लक्ष्य आधारित पीडीएस तो गाँव के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में आप देखिए उभरा है, जिसने उन्हें बेहतर जीवन की आकांक्षा उत्पन्न की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने भी पीडीएस से होने वाली सामाजिक लाभ का विस्तार करते हुए खाद्य सुरक्षा की दिशा में अगला कदम बढ़ाया है, जो 2020 की विकट परिस्थिति में प्रारंभ की गई। इस योजना ने देश के गरीब एवं हाशिए पर खड़े सामाजिक समूहों को न केवल अन्न की सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि उनमें बेहतर जीवन की आकांक्षा भी पैदा की। यही आकांक्षा की शक्ति गरीब सामाजिक समूह को जनतंत्र की परिधि में सम्मानित ढंग से शामिल करती है एवं उन्हें लोग से नागरिक रूपांतरित करते हुए उनमें नागरिक बोध पैदा करती है। स्वच्छ भारत मिशन ने भारतीय समाज में सफाई एवं स्वास्थ्य बोध जगाया है। इसमें खुले में शौच एवं कूड़ा निष्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं के जीवन में रूपांतरकारी परिवर्तन लाया है और उनके जीवन में सम्मान एवं सुरक्षा बोध आया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सामने आई। भारत दुनिया का एक बड़ा विद्युत उपभोक्ता देश है। पूरे विश्व ऊर्जा
उपभोग में हमारे देश की हिस्सेदारी 3.4% है। इस योजना ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री शहद बिजली घर घर योजना, सौभाग्य के साथ मिलकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक के लिए विद्युत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ग्रामीण भारत में घर घर जल का लक्ष्य भी आज़ादी के बाद से भारत सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रहा है। मोदी सरकार द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई जल जीवन मिशन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पूरे अध्ययन में योजनाओं के लागू होने की प्रक्रिया में दो बातें पाई गई हैं। एक तो इनमें आप देखिए, इनमें से लगभग हर योजना ने अपने क्रियान्वयन और बजट के उपयोग के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया है। दूसरे, इन योजनाओं ने गरीब लाभार्थियों का एक व्यापक वर्ग निर्मित किया है। परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक रूप से निर्बल सामाजिक समूह में आकांक्षा पैदा हुई है। यही आकांक्षा आगे चलकर आशा में बदल भारत में सामाजिक परिवर्तन की वह परिस्थिति बनाती है जो भारत के वंचित एवं निराश्रितों में आगे बढ़ने का हौसला दे, उन्हें गरीबी से मुक्ति देती है। इधर लगातार आ रही वैश्विक रिपोर्ट भी बता रही है कि भारत गरीबी से मुक्ति की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। आगे चलकर यही गरीबी सबल शक्तिवान होकर भारत का भविष्य रचने की निर्णायक शक्ति के रूप में आगे आएगी। लेखक जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं बद्री नारायण, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। ऊर्जा स्वच्छंदता सभी को पसंद होती है, चाहे वे पशु पक्षी हों या फिर अन्य कोई जीव। फिर प्रकृति की अनमोल प्रकृति मनुष्य तो हर रूप में सर्वश्रेष्ठ होता है। भला हुआ है किसी बंधन में बंधकर कैसे जी सकता है। ये आप देखिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, वही राहुल का रवैया, लद्दाख की यात्रा पर राहुल गांधी गए तो राहुल गांधी ने कथित तौर पर वहां के स्थानीय लोगों के हवाले से यह जो दावा किया है चीन उनकी चारागाह वाली जमीन हत्या ली है, उसी पर आप देखिए लिखा जा रहा है। सुरक्षा आवश्यक है। भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश में भारी क्षति हुई है। कई लोगों की जान चली गई, कई आशियाने मलबे में दबे हैं, कई गाँवों में जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और आप देखिए, चेतावनी की अनदेखी का कारण ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा सतर्क भी रहें। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप देखिए, अब जैसे ही बाढ़ खत्म हो जाएगी, मानसून खत्म हो जाएगा, हम इन समस्याओं को भूल जाएंगे। हम कोई स्थायी समाधान नहीं निकालते हैं। हम पर्यावरण के साथ आप देखते हैं कि हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं। वो हमसे बदला लेती है तो हम खून के आंसू रोने लगते हैं। कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग। हाल ही में विज्ञानियों ने 92 प्रकार की कीटनाशकों का शोध किया है, जिनमें पाया गया है कि ये कीटनाशक लंबी दूरी तय करते हैं। हर साल दुनिया भर के खेतों से कुल 730 टन कीटनाशक नदियों में प्रवेश करते हैं। आज हम पहले से कहीं अधिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, फसलों पर अधिक छिड़काव कर रहे हैं। 1996 से 2016 के बीच कीटनाशकों के उपयोग में 40% की वृद्धि हुई है। ये कीटनाशक अलग अलग पैमाने पर मिट्टी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक हैं जो पानी में लंबी दूरी तय करते हैं। हालांकि इन रसायनों को शुरू में फसल की पैदावार बढ़ाने और कीटों से निपटने के लिए पेश किया गया था, लेकिन अब कीटनाशकों से उत्पन्न खतरे दोहरे हैं। ये मानव स्वास्थ्य और जलीय तंत्र दोनों को खतरे में डाल रहे हैं। मानव मोर्चे पर आप देखिए, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है और इनके अवशेष फसलों पर बने रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता बना लेते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियां पैदा होती हैं। जो किसान इन रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं उनमें त्वचा में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं, यहाँ तक कि घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर चिंता का विषय जल स्रोतों का प्रदूषण है, जो कीटनाशकों को मानव आबादी के सीधे संपर्क में लाता है, जिससे सबसे बुनियादी जरूरत स्वच्छ पेयजल खतरे में पड़ जाता है। और कीटनाशकों के नदियों और झीलों में घुसपैठ करने से जलीय जीवन की मृत्यु, निवास स्थान का चरण और परिस्थिति की तंत्र गड़बड़ा रहा है। जलीय जीवों में इन रसायनों का जैव संचयन स्थिति को बदतर बना देना, क्योंकि ये विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे आप देखिए जलीय जीवन और इनका उपयोग करने वाले दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। और इसके लिए कीटनाशकों के उपयोग पर सख्त नियम, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन और व्यापक किसान शिक्षा कार्यक्रम जैसे ठोस कदम बेहद जरूरी है। एकीकृत कीट प्रबंधन, जैविक खेती की ओर परिवर्तन, वैकल्पिक कीट नियंत्रण विधियों में अनुसंधान का समर्थन करने से सुरक्षित कृषि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारतीय कृषि में कीटनाशकों का बढ़ता प्रभाव एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। यह नीति निर्माताओं, किसानों, उपभोक्ताओं के लिए सामूहिक रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार कृषि पद्धतियों की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है। कुल मिलाकर हमारी खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन का भविष्य कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ भी आप देखिए, छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। भारत के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर बढ़ता दुष्प्रचार। भारत ने जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, वैश्विक स्तर पर कई देश, विशेष रूप से चीन को भारत का यह अभियान रास नहीं आए। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।
जबकि पूर्व में बड़ी संख्या में आप देखिए अनेक उत्पादों का आयात किया जाता था, परंतु अब भारतीय कंपनियां कई ऐसे उत्पादों का निर्यात भी करने लगी हैं जिनका पहले आयात किया जाता था। इस कारण से कई देश द्वारा भारत समेत अन्य देशों को किया जाने वाला निर्यात भी प्रभावित होने लगा है। लिहाजा वैश्विक स्तर पर कुछ देश भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। चीन से बाहर निकल रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी। एक बात और, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। एक फाती हैंडपंप प्रेमियों के नाम, एक ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जाता है। कांग्रेस की प्रयोगशाला में एक और प्रयोग, ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए नए जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, अपनों के टिकट की चिंता। ये छत्तीसगढ़ में भी इस साल चुनाव है विधानसभा के, तो वहीं की बात हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल से एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा, आयात में कमी आने से घरेलू निर्माण को मिलेगी प्रोत्साहन, 60 से अधिक उत्पादों के लिए आएंगे मानक। अगले महीने से सब्जियों की कीमत घटने की उम्मीद भी जताई जा रही। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की लॉन्चिंग जल्दी, केंद्र सरकार जल्दी ही मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च कर सकती है। योजना के तहत उपभोक्ता 200 रुपये से अधिक की खरीदारी का जीएसटी इनवाइस ऐप मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि क्या, इसके बाद ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद लकी ड्रा के जरिए विजेताओं का चयन किया जाएगा। विजेताओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। अगस्त में 8,394 करोड़ का एफपीआई निवेश आया हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। 7 कंपनियों का पूंजीकरण 80,200 करोड़ रुपए घटा। 16 वित्त आयोग का गठन नवंबर तक संभव है, सोमनाथन कह रहे हैं। ये वित्त आयोग की बात कर लेते हैं आज हम लोग, इससे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। इसके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी याद रखना चाहिए। आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई, संवैधानिक संस्था है। और आप देखिए 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। एनके सिंह अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और पहले आप देखिए केसी नियोगी साहब थे, 1951 में गठन हुआ था, 1952 से 1997 तक। और अभी जो चल रहा है ना 5th है, 2017 में गठन हुआ था एनके सिंह, 2020 से 2025 के लिए है। ठीक है। इस्पात क्षेत्र के पीएसयू का विलय नहीं, सेफी का प्रस्ताव खारिज होने की बात हो रही है। अदानी पोर्ट्स में जी ने हिस्सेदारी बढ़ाई। लगातार 2 वर्षों से सबसे ज़्यादा निजी निवेश यूपी में आप देख रहे हैं। ये आरबीआई के मुताबिक वर्ष 2022-23 में बैंकों से स्वीकृत कुल परियोजनाओं का 16% हिस्सा यूपी में, गुजरात व महाराष्ट्र में जैसी विकास राज्यों में भी आगे निकला। और 2028 तक 515 अरब डॉलर होगी इसकी इकोनॉमी। और देखिए एक बात और बताएं, आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नई कहाँ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। स्पेन के पर्यटन द्वीप टेनेरिफ के जंगल में जानबूझकर लगाई गई थी आग, देख लीजिए। और अमेरिका में भारतीय दंपति व पुत्र मृत मिले, आप देखेंगे। ईरान पहुंचा भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस विशाखापत्तनम भी 3 दिवसीय कुवैत प्रवास पर है। ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री साहब महमूद कुरैशी को किया गया गिरफ्तार। ये आप देखिए पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान गिरफ्तार हो ही चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रामास्वामी की बड़ी लोकप्रियता। प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसोंटिस के साथ विवेक रामास्वामी ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अब आप देखिए दुनिया में भारतीय फैले हुए हैं और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन भी रहे हैं। केन्या में युवाओं का समारोह। केन्या के किलगोरिस के समीप यूनोटो समारोह के दौरान पारंपरिक हॉर्न बजाता मसाई समुदाय का युवा। इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में युवा हिस्सा लेते हैं और यह मोरेन युवा योद्धा कहलाते हैं। यह समारोह प्रत्येक कबीले द्वारा युवा पीढ़ी के लिए 8 से 10 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। यह युवाओं को उनके दायित्व सौंपे जाने का प्रतीक है। मुख्यतः यूनोटो, एनकिफ्टा और ओलंग ऐसे 3 मसाई संस्कार हैं जिन्हें 2018 यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। यूनेस्को के बारे में नीचे एक सामान्य जानकारी लिखी, हम लोग कई बार बात किए हुए हैं।
दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहा है अमेरिका। विस्तार और आपसी मुद्रा में व्यापार होंगे मुख्य विचारणीय मुद्दे। कल से शुरू हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। सांगठनिक मसले पर भारत मजबूती से रखेगा अपना पक्ष। और 15 ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स प्लस डायलॉग में पीएम की कई देशों के प्रमुखों से वार्ता की उम्मीद भी है। और आप देखते हैं कि कब हुई थी संगठन की स्थापना, तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। पहले इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल था और जिसको इसका नाम ब्रिक कहा जाता था। 2010 में संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, जिसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या उद्देश्य है इसका? ब्रिक्स सम्मेलन में क्षेत्रीय मुद्दों के साथ वैश्विक मामलों पर भी चर्चा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है ताकि विकास को गति मिल सके। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक संकट जैसे मुद्दे पर चर्चा होती है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डेलिमा रोसेफ हैं ब्रिक्स बैंक की प्रमुख। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आप देखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुना गया है इन्हें, और इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। या आप देखें खेल का क्षेत्र है, और क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि क्या पसंद किया जाता है। सबसे युवा स्कूबा डाइवर बन सकते हैं द्वैत के पास 10 वर्ष की उम्र में पेडी जूनियर ओपन वाटर डाइवर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अवसर 25 अगस्त को देंगे परीक्षा। अब तक किसी ने भी इतने कम उम्र में यह सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है। निशानेबाज अकेले ने कांस्य जीतकर प्राप्त किया ओलंपिक कोटा। फाइनल में भिड़ेंगे जोकोविक और कार्लोस अलकराज, शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी हैं। मेसी ने मियामी को बनाया लीग कप चैंपियन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग पर नजरें आप देखेंगे। चोट के बावजूद दूसरा स्वर्ण जीतने में सफल रहे क्राउन। विश्व एथलीट चैंपियनशिप की बात हो रही है। फुर्ती और गति दोनों होना बहुत जरूरी। अंतिम कर है हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित हुए अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली है भारतीय महिला पहलवान है। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीता स्वर्ण पदक। इंग्लैंड को हराकर स्पेन पहली बार बना चैंपियन महिला फुटबॉल विश्व कप में, आप देखेंगे। विजेताओं की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि 2000 ने इंग्लैंड को हराया, स्पेन विजय बना है। 2019 में अमेरिका, 2015 में अमेरिका, 2011 में जापान, 2007 में जर्मनी, 2003 में जर्मनी, 2003 में जर्मनी, 1999 में अमेरिका, 1995 में नॉर्वे, 1991 में अमेरिका। प्रज्ञानंद ने काऊ आना को फिर चौंकाया। ये आप देखिए, विश्व फेडे कप शतरंज सेमीफाइनल का दूसरा गेम बराबरी पर छूटा। अब सोमवार को ट्राई वेकर में जाकर होगा निर्णय इसका। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। कैमरून झील में से निकली जहरीली गैस से ले ली हजारों की जान। 1986 में आज ही की पश्चिमी अफ्रीका देश कैमरून की ज्वालामुखी झील न्योस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड बादल ने 2000 से अधिक लोगों और 3000 मवेशियों की जान ले ली थी। कुछ सेकंड तक झील से गड़ाहट की आवाज के बाद बादल 4 गांव तक फैल गया था। ये पेरिस के म्यूजियम से गायब हो गई मोनालिसा की पेंटिंग। 1911 में आज ही पेरिस के एक म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। चोरी की घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। 2 वर्ष बाद फ्रेम बनाने वाले कारीगर से पेंटिंग बरामद हुई, जिसके बाद यह दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई थी। इसे लियोनार्डो दा विंची ने 1507 में बनाया था। धातु विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश ने दिया अहम योगदान। प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश का जन्म 1912 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था। अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1949 में धातु विज्ञानी के रूप में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान से जुड़े। 1951 में IISc बेंगलोर में धातु विज्ञान विभाग का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बने और भारत में धातु विज्ञान शिक्षा अनुसंधान के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। 1955 में जेनेवा में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित पहले UN सम्मेलन का हिस्सा भी रहे। पेरू में मिली मिंक व्हेल। पेरू की राजधानी लीमा में फुटा हरमोसा में समुद्री तट पर मृत मिंक व्हेल मिली है। सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता है व्यायाम का असर। व्यायाम के दौरान फैट बर्निंग के लिए हर एक व्यक्ति में अलग अलग चाहिए होती है हार्ट बीट्स।
फैट बर्निंग जोन से तालमेल बैठाने के लिए सही सलाह भी जरूरी है। मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोगियों के लिए सही व्यायाम करना भी जरूरी है। व्यायाम तो हर कोई करे, याद रखिएगा। घरेलू हिंसा के लगातार शिकार होने वालों में डायबिटीज का ज्यादा खतरा, ये अनुसंधान कह रहा है। गोभी, ब्रोकली कम कर सकता है फेफड़े का संक्रमण। इन सब्जियों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल फेफड़ों में बनाते हैं स्वास्थ्य कारक बैरियर। AHR नामक विशिष्ट प्रोटीन के सक्रिय होने से कई जीनों को टारगेट करने में मिलेगी मदद। इससे चूहों पर किए गए प्रयोग मिले सकारात्मक परिणाम। इसके 86 साल बाद लाइब्रेरी को वापस लौटाई किताब। देखिए, ओटावा कनाडा की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, ये भी पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।